हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबॉडी कैन लर्न जीके। आज हम लोग इस वीडियो में नायब तहसीलदार पीपीएससी के लिए पार्ट 5 देखेंगे, जिसके अंदर मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की सीरीज शुरू की हुई है। इससे पहले भी 4 पार्ट आ चुके हैं, आप जाकर पहले वो देखिएगा, फिर 5वें पे आइएगा। और ये जो भी सीरीज़ है आपको पंजाब के एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, साथ के साथ जो नायब तहसीलदार का और पीपीएससी का एग्ज़ाम जो 13 फेब को होगा उसमें भी डेफिनेटली हेल्प करेगी। आप लोग सोच रहे हैं कि आज मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैं ये सीरीज़ हिंदी में भी कंटिन्यू करूँ, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये पंजाबी में ही कंटिन्यू रखूँ तो कमेंट सेक्शन पे यस पंजाबी लिखिएगा। अगर आपके पंजाबी के कमेंट ज़्यादा रहेंगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट जो है फिर से पंजाबी के अंदर ही लेके आऊँगा। हालांकि मैंने पंजाबी के अंदर लिख दिया है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन को, जो कि है 61st। डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन बाय द यूज़ ऑफ, यानी कि जो दूध की जो घनता है, डेंसिटी है, उसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं थर्मामीटर, ये तो आप सबको पता है कि हम लोग बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये तो ऑप्शन होगा गलत। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोमीटर के बारे में। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लिक्विड की डेंसिटी नापने के लिए, लिक्विड्स की आएगी, हालांकि दूध भी एक लिक्विड है, पर ये इसका सटीक आंसर नहीं है। उसके बाद करते हैं हम ब्यूट्रोमीटर की। ब्यूट्रोमीटर जो है भाई, वो होता तो दूध के लिए है, लेकिन वो फैट कंटेंट को नापने के लिए होता है, ना कि डेंसिटी के लिए। तो एक ऑप्शन रह गया, आंसर क्या है भाई? लैक्टोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर। उसके बाद है हवा के अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है, उसको नापने के लिए कौन सा यंत्र है। तो हवा के लिए जो यूज़ किया जाता है वो होता है हाइग्रोमीटर। इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहती है हाइड्रो और हाइग्रो। तो हाइड्रो वर्ड वैसे पानी के लिए यूज़ होता है, हमें पता ही है कि इंग्लिश का ये रूट वर्ड है हाइड्रो, जो वाटर के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये ह्यूमिडिटी नहीं पता करता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसका आंसर है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। और जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो क्या करता है कि किसी भी लाइट की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या है, उस स्पेसिफिक पोर्शन के ऊपर वो बताता है हमें। और जो एडियोमीटर है, ये किसी भी गैस मिक्सचर का वॉल्यूम चेंज करने के लिए। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि हाइग्रोमीटर है, ये बताता है हमें ह्यूमिडिटी के बारे में। नेक्स्ट है रडार इज यूज्ड फॉर। हालांकि मैंने जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, वो मैंने एक एक करके इन पार्ट्स के अंदर कवर कर दिए हैं। फिर भी कोई रह गया होगा तो मैं अगली वीडियो के अंदर वो क्वेश्चन जरूर उठा लूँगा। नेक्स्ट है रडार हम किस लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली आपको कई बार फुल फॉर्म भी, अभी यूपीएससी के अंदर भी रडार की फुल फॉर्म पूछी हुई थी, तो ये है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। सोनार और रडार तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही। कैसे काम करता है ये? रेडियो वेव यूज़ करता है, इस तरह से जो भी ऑब्जेक्ट हमें पता करना है, उसका एंगल क्या है, उसकी क्या रेंज है, किस स्पीड से चल रहा है, सब चीज़ें वो बता देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेडियो वेव। ये दिखने में कुछ इस तरह का है, हालांकि आपने कहीं मूवीज़ वगैरह में भी देखी होंगी ये। उसके बाद है, जब इंडिया के अंदर 1853 के अंदर फर्स्ट रेलवे शुरू हुई थी, तो वो जो रेलवे सर्विस थी वो किस कंपनी ने शुरू की थी? आई नो मोस्टली बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे, 1853। हालांकि मैं इससे पिछले 3rd पार्ट के अंदर मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में, वहाँ जाकर आप लोगों ने देख लिया होगा। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अभी 10 के फॉलोवर होने वाले हैं, कुछ ही कम है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा पे पूछ सकते हैं, तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सब्सक्राइब का रेशो आप देख रहे हैं, इसको टाइम टू टाइम आप इंक्रीज़ कर दीजिएगा। और कोई व्हाट्सएप पे कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है विच वायसराय वाज मर्डर्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर, यानी कि उसकी हत्या जो थी उसके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी। तो ये है भाई लॉर्ड मायो। अब हुआ क्या था कि ये विजिट पे था अंडमान निकोबार आइलैंड पे। वहाँ पे एक, आई थिंक मेरे को कंप्लीट नाम नहीं याद रहा, अफरीदी करके थे, आई थिंक शेख अफरीदी, इन्होंने इनकी चाकू घोंप कर जो थी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है हु वॉज द लॉ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि भारत के आज़ाद होने के बाद जो पहला कैबिनेट बना था उसमें हमारे लॉ मिनिस्टर कौन थे? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो ये थे मिस्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि क्या आप बता सकते हैं कि आज की डेट में जो कैबिनेट है उसके अंदर हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन है? आज़ाद भारत के तो मैंने बता दिया, आज बताइए कि आप कौन से हैं हमारे
इस टाइम पे प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट के अंदर लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। और इसका रिस्पॉन्स चाहिए भाई, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, इनमें से जो प्राइम मिनिस्टर्स के नाम लिखे हुए हैं किन्होंने अपने पोस्ट पर एक से ज़्यादा बार रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी का तो पता ही आपको भाई, ये एक से ज़्यादा बार रहे हैं, क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद 1964 तक यही रहे थे। सेकंड टाइम है इंदिरा गांधी, इनका भी बारे में पता ही है कि ये काफ़ी बार रही हैं। अगर मैं बात करूँ गुलजारी लाल नंदा की, क्या ये कभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं? बिल्कुल बने हैं। ये 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन एक्टिंग मतलब कि जब तक कोई नया पीएम नहीं आता तब तक इनको जो था एक्टिंग पीएम रहना था। जब जवाहरलाल नेहरू मरे, उनकी डेथ हुई थी, तब भी गुलजारी लाल नंदा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे। और जब मैंने लास्ट क्वेश्चन में कवर किया था, लाल बहादुर शास्त्री जी जब उनकी डेथ हुई थी ताशकंद के अंदर, तब भी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 3 बार बने हैं। पहली बार 13 दिन की गवर्नमेंट, फिर 13 मंथ की गवर्नमेंट, और उसके बाद पूरा 5 साल की टर्म। हालांकि कुछ आंकड़े हैं, आप देख सकते हैं कि मैंने डेट वाइज इनको मर्ज कर दिया है कि कौन कब से कब तक प्राइम मिनिस्टर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका मतलब है कि ये चारों ही ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो एक से ज़्यादा बार पीएम रह चुके हैं। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। और अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक जरूर कीजिएगा। विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेवर अटेंडेड द पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर? तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि वो कौन से प्राइम मिनिस्टर इंडिया के ऐसे जो जब प्राइम मिनिस्टर थे उस समय पर उन्होंने पार्लियामेंट कभी अटेंड नहीं किया। तो ये थे भाई चौधरी चरण सिंह। याद करना भी इजी है कि चौधरी चरण सिंह ने अपने चरण कभी पार्लियामेंट में डाले ही नहीं। अब हुआ क्या था कि इन्होंने 28 जुलाई 1979 को प्राइम मिनिस्टर बने थे ये। और जब इनका मतलब कि जो मेजोरिटी टेस्ट प्रूव होने था, उस मौके पे भी इंदिरा गांधी ने क्या था, सपोर्ट अपना खींच लिया था और ये प्राइम मिनिस्टर की शपथ पोस्ट से इनको रिज़ाइन देना पड़ा था। तो इन्होंने 20 अगस्त 1979 को इस्तीफ़ा दिया, इसलिए ये जो थे पार्लियामेंट में नहीं आ पाए, मतलब जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, दैट मीन्स एलपीजी, जब अनाउंस हुई थी तो उस समय पर हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? एक तो क्वेश्चन पूछते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे, दूसरा पूछते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। ये दोनों ही बहुत बार पूछे गए हैं। आपको पता है कि एलपीजी जो था 1991 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, उस समय पर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। और साथ में आप देख ही रहे हैं जो हमारे मोदी गवर्नमेंट से पहले प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो उस समय पर फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है व्हेन डिड साइमन कमीशन विजिट इंडिया, इनके साइमन कमीशन भारत कब आया? अब इसमें 2 चीज़ें देखने वाली ये हैं। पहली बात तो ये कि ये कब बना, दूसरी चीज़ है कि इंडिया कब आया। तो बना तो ये 1927 में था, नवंबर 1927 के अंदर, लेकिन ये इंडिया कब आया था? 1928 के अंदर। ये देख रहे हैं आप, नवंबर 1927 में बना था और फरवरी 3 फरवरी 1928 को ये इंडिया आया था। और इस कमीशन के चेयरमैन कौन थे भी? सर जॉन साइमन। इसीलिए मैं एक छोटी सी जीके की बात ये बता देता हूँ, जब भी कोई कमीशन बनता है, जब भी कोई कमेटी बनती है, जो उसका प्रेसिडेंट होता है, कमेटी का चेयरमैन होता है, उसी के नाम से वो कमेटी का नाम पड़ जाता है। जैसे इस कमेटी के चेयरमैन थे सर जॉन साइमन, इसीलिए इस कमीशन का नाम रख दिया था साइमन कमीशन। इसमें 7 मेंबर थे और इसका विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इसके अंदर 7 के 7 जो थे ब्रिटिश मेंबर थे, इसमें इंडियन एक भी मेंबर नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ था साइमन गो बैक के नारे के साथ में। उसके बाद अगला क्वेश्चन वही आ गया कि बायकॉट क्यों किया था साइमन कमीशन को? तो इसलिए किया था क्योंकि वहाँ पर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था इस कमीशन के अंदर। साथ के साथ ये जो थे अंग्रेज थे। आए क्यों थे भारतीय? जो 1919 के अंदर जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड एक्ट आया था, तो उसी के बारे में रिव्यू लेने के लिए आए थे कि इंडिया का आगे पॉलिटिकल फ्यूचर क्या रहने वाला है। तो ताज्जुब की बात यही थी कि इंडिया का फ्यूचर तय करेंगे वो कमीशन, और उसके अंदर इंडियंस एक भी नहीं है। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय। तो नेहरू रिपोर्ट की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर मैं हिस्ट्री के अंदर बात करूँ, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि रिपोर्ट किसने बनाई थी। आप इन 2 ऑप्शन को तो ड्रॉप ही कर दीजिए, या तो इसका आंसर मोतीलाल नेहरू होगा या फिर जवाहरलाल नेहरू होगा। तो हम देखते हैं कि ये नेहरू रिपोर्ट बनाई क्यों गई थी। जब साइमन कमीशन आया था तो उसके रिस्पॉन्स में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी और डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। तो इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने वाले थे ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, और सेक्रेटरी थे इनके जवाहरलाल नेहरू।
उसके बाद है वो कौन से मुगल बादशाह थे जिन्होंने टोबैको के ऊपर, यानी तंबाकू के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, यानी प्रोहिबिट कर दिया था, पाबंदी कंप्लीटली लगा दी थी। तो ये थे भाई करने वाले जहांगीर। अब हुआ क्या था कि 1605 के अंदर जो पुर्तगाली थे, पोर्चुगीज थे, उन्होंने वो तंबाकू जो थे इंडिया के अंदर लेके आए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि इंडिया के अंदर तंबाकू किसने इंट्रोड्यूस किया, तो ये थे पुर्तगाली। और धीरे धीरे ये पॉपुलर भी हो गया। तो जब मुगल बादशाह जो जहांगीर था उसने नोटिस किया कि इसका हार्मफुल इफेक्ट ज़्यादा है, इसलिए 1617 के अंदर उन्होंने इसको बैन करवा दिया था। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूं, इकोसिस्टम बेसिकली क्या है कि एक इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं लिविंग बींग्स, और किस तरह से वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया किसने कवर किया है? क्या डेजर्ट्स ने किया है, ग्रासलैंड ने किया है, हिमालय माउंटेन ने किया है, या फिर मैरीन ने, यानी कि जो पानी वाले सतह हैं। तो बेसिकली जो इकोसिस्टम होता है वो दो तरह का होता है, एक एक्वेटिक होता है, दूसरा टेरेस्ट्रियल, यानी कि पानी वाला, और दूसरा है धरती वाला। अब एक चार्ट के थ्रू आप समझ जाओगे कि बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही कि हमारी पृथ्वी के ऊपर ज़्यादातर पानी ही है। तो अगर मैं अर्थ की बात करूं तो लैंड और वाटर का रेशो आपको पता ही है, और इससे इजीली पता भी लग पा रहा है कि मैं मैरीन इकोसिस्टम को बोल रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है कौन सी कंट्री होस्ट करेगी ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 एज अनाउंस बाय ICC, जिसको कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोलते हैं। अब इसमें देखने वाली बात ये थी कि जो 2020 में होना था वो होना था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन कोविड-19 करके इसको पोस्टपोन करना पड़ा। अब 2021 में क्या था, वो इंडिया के लिए शेड्यूल था पहले से ही। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए ये था, क्रिकेट के लिए, बोर्ड के लिए, कि ये जो 20 वाला 21 में शिफ्ट करेंगे तो जिसकी मेज़बानी होगी ऑस्ट्रेलिया को ही दी जाएगी। अब लेकिन हुआ क्या है, इस 20 वाले को 22 के अंदर पोस्टपोन कर दिया गया, और जो इंडिया के अंदर 21 वाला होना था ये होगा। हालांकि इस बात के ऊपर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने जो थी नाराज़गी भी जताई थी, क्योंकि अब होना क्या था कि जो 20 वाला वर्ल्ड कप भी था भाई, IPL के चक्कर में वो भी पोस्टपोन कर दिया था। क्योंकि ICC के अंदर जो BCCI है, यानी कि इंडिया का जो बोर्ड है क्रिकेट के लिए, उसका जो है एक अपर हैंड हमेशा से ही रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है ICC को BCCI के द्वारा, यानी कि इंडिया टीम के होने से ही होता है। क्योंकि अगर IPL तो होना डेफिनेटली तय ही था, तो इंडिया उसके अंदर भी पार्टिसिपेट ना कर पाती। तो चलो ये बाहर की पॉलिटिक्स है, हमें जो है ध्यान क्या रखना है कि हमारे लिए एग्ज़ाम में क्या इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। तो ये था आज का हमारा सेशन। अच्छा लगे तो भाई डेफिनेटली लाइक और शेयर जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे छठे पार्ट के साथ, और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सुनील जिंदल। तो चलिए, जय हिंद जय भारत। और हाँ, एक चीज़ और रह गई थी, अगर पंजाबी में चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग। बाय बाय।